क्या हमें वो लक्षण नरेंद्र मोदी में दिखते हैं? क्या हमें वो लक्षण योगी आदित्यनाथ में दिखते हैं? जो हिंदुइज्म का स्टेटस है आज, क्या वो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना सरवाइव कर सकता है? तो जब योगी जी कहते हैं बुलडोजर नहीं रुकेगा, इज इट चाणक्य नीति और इज इट राम राज्य? और यूपी में रवि जी करीब 67,000 एकड़ जमीन रिकवर करी है योगी आदित्यनाथ ने। कैन यू इमेजिन दैट? इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतनी सैक्रिफाइसेस भी करने के बाद, इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही इलेक्शन में? यूपी में जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके मेरे ख्याल से मुझे लगता है 2-3 कारण। इतने 1000 करोड़ रुपए लगा देना, डू यू थिंक कि जस्टिफाइड था गिवन द फैक्ट दैट इतनी गरीबी है अभी वहाँ पे? जो अयोध्या का मंदिर बना है वो सरकार के पैसे से नहीं बना। संविधान बदल जाएगा, रिजर्वेशन चला जाएगा। और उन्होंने जो अमित शाह का फेक वीडियो चलाया। और भारत के सेक्युलरिज्म का स्टेटस आपको क्या लगता है कैसे चेंज होगा? आपको लगता है यूसीसी आएगा? भारत सेक्युलर क्यों है? क्योंकि ये हिंदू मेजोरिटी देश है। मतलब है मुस्लिम्स को माइनॉरिटी कार्ड खेलने नहीं चाहिए और वो माइनॉरिटी स्टेटस डिजर्व नहीं करते। औरंगजेब रोड आपको नाम रखना पड़ेगा, वो आपको काट के मार के चला गया, लेकिन आपको औरंगजेब नाम रखना लोगों को बुरा लगेगा। तो हिंदुइज्म कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं है। पीपल नो व्हाट एग्जैक्टली इट मींस टू बी अ मुस्लिम, बट व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन टू बी अ हिंदू? वेलकम शांतनु जी, नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपका आने का, आपसे बात करने का बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन चीज़ों के बारे में जो शायद पहले से पता होनी चाहिए थी। आई एडमिट इज द आउटसेट, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट भारत एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द मिस्ट्री अराउंड इट जो कि होनी नहीं चाहिए। आप इस चीज़ में बहुत गहराई से रिसर्च कर चुके हैं, आप किताबें लिख चुके हैं, आपने योगी आदित्यनाथ पे लिखी हैं, आपने रामायण पे लिखी हैं। रामायण से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विच माइट नॉट साउंड रियली प्लीजिंग, क्या एक्चुअली में रामायण हुई थी? डिड इट एक्चुअली हैपन एज एन इवेंट? क्या राम जी एक ह्यूमन थे? डिड ही एग्जिस्ट? डिड ही वॉक दिस अर्थ? जो जो बातें कही हैं, जो जो हुआ था, क्या वो एक माइथोलॉजी है? क्या वो एक हीरो की जर्नी है, एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, कि वो एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं? नमस्ते रवि जी। आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। दिवाली अभी भी ख़त्म हुई है और दिवाली हम क्यों मनाते हैं? मतलब राम जी रावण को हरा के वापस अयोध्या पहुँचे। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि राम जी पहुँचे भी नहीं पहुँचे और वो थे भी नहीं थे। लेट स्टार्ट विद अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, राइट। जब राम सेतु का क्वेश्चन आया कांग्रेस गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट में, उनसे पूछा गया उसके बारे में कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा राम तो इमेजिनरी है ना। तो यानी ये पॉलिटिकल लाइन भी है, राम तो इमेजिनरी हैं। और बहुत समय से जैसे ही वेस्ट ने रामायण पे लिटरेचर लिखना शुरू करा, राइट, उन्होंने ये वर्ड दिया उसको माइथोलॉजी, यानी द लॉजी ऑफ द मिथ। मतलब एक किंवदंती, एक कहानी की लॉजी है, उसकी साइंस है ना। ऐसा उन्होंने बाइबल के बारे में कहा क्या? नहीं। ऐसा उन्होंने कुरान के बारे में कहा? नहीं। आप ये कह भी नहीं सकते, यू कांट इवन से दैट ना। उन्होंने इस तरह से बना दिया, बल्कि इनफैक्ट यू हैव टू गिव इट टू द स्मार्टनेस। डेली व्हेन यू से व्हाट इज द डेट टुडे, you establish Christ, because every date is before Christ or after Christ, right? So today is 2024 after Christ, right? पूरा कैलेंडर उनके हिसाब से, उनके बर्थ के हिसाब। और मैं अगर बर्थ बोल देता हूँ तो मतलब वो है ही थे ना, तभी तो आज का 2024 है। 2024 ऑफ व्हाट? आफ्टर क्राइस्ट। एंड बाद में उसको एडी बोल दिया, लेकिन एवरीवन नोज बीसी और एडी और एसी क्या होते हैं। तो दे हैव एस्टैब्लिश वेरी स्मार्टली। और जो चीज़ बहुत पुरानी हो गई, राइट, उसमें क्या है, तो आर्कियोलॉजी आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आप कितनी अयोध्या खोद देंगे, आप कितना मेरठ खोद देंगे? मेरठ मीन्स हस्तिनापुर ऑफ महाभारत। मैं रामायण महाभारत दोनों का आंसर देता हूँ ना, क्योंकि रामायण के बाद दूसरा क्वेश्चन, ठीक है रामायण थी नहीं थी, महाभारत थी क्या? ये दीज आर टू मेजर एपिक्स। अगर आप इंडियन नॉलेज सिस्टम में जाएं रवि जी, इंडियन नॉलेज सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिसमें कहानियाँ हैं, वो हैं इतिहास और पुराण। इतिहास मतलब जो हुआ था, पुराण नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ था, है ना, लेकिन वो डॉक्यूमेंट भी इतिहास की तरह हुआ, मतलब जैसे जैसे हुआ था। और ये केवल दो हैं भारत में, क्या है? रामायण और महाभारत। और वो भी रामायण, कोई भी रामायण नहीं, वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास महाभारत। अगर मैंने रामायण की जो बुक लिखी है पेंगुइन से, वो इतिहास नहीं है। इवन चलो मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, रामचरितमानस जो आचार्य तुलसीदास ने करी है, वो इतिहास नहीं है। केवल वाल्मीकि रामायण जो है इतिहास है। इतिहास मतलब डॉक्यूमेंटेशन, राइट। उसके तीन एलिमेंट्स हैं। तीन एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है इट हैपेंड, यानी वो पास्ट में हुआ था। दूसरा, वो कथा के फॉर्म में बताया गया, कथायुक्तम, कथा के फॉर्म में बताया गया, मतलब थोड़ा स्टोरीफाई किया गया ना, उसको इंटरेस्टिंगली बताया गया, डिटेल्स के साथ बताया गया, है ना, बोरिंगली नहीं बताया गया। तीसरा, उसका पर्पस क्या था? पहला पर्पस हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन था क्या? उसका पर्पस एंटरटेनमेंट था क्या? उसका पर्पस वो तो था ही। साथ में उसका पर्पस था धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको पढ़ने से आप अपनी अच्छी लाइफ जी पाएंगे। मतलब वो एक लाइफ का मैनुअल था। आपने माइक खरीदा, इसका मैनुअल होगा। आपने कंप्यूटर खरीदा, उसका मैनुअल होगा। मोबाइल, कार, हर मशीन का मैनुअल होगा। वो लाइफ जीने के मैनुअल हैं, रामायण और महाभारत, राइट। अब जब आप रामायण देखेंगे तो वाल्मीकि राम के कंटेम्प्रेरी हैं,
जैसे मैंने योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी लिखी, मैं उनका कंटेम्प्रेरी हूँ, मतलब मैं उनसे मिलकर बात कर सकता हूँ, है ना। ऐसे ही वाल्मीकि राम जी के कंटेम्प्रेरी थे। अच्छा, तो ये किस साल में या किस दर में आपस में? अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि किस साल में। देखिए, जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है उसकी डेटिंग एक बहुत बड़ी साइंस है ना। यू नो आई थिंक कार्बन डेटिंग होती है। कार्बन डेटिंग फिजिकल एलिमेंट्स की होती है, स्टोरीज की डेटिंग करना एक और तरीका है। यू विल बी वेरी सरप्राइज, रामायण और महाभारत में दोनों में उनकी डेटिंग पैक्ड है। अच्छा, रामायण में 24,000 श्लोकाज हैं एंड इट्स द सेकंड बिगेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। हमको इलियाड बोलते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है ना। और भी वेस्टर्न आपको चीज़ेंगे, व्हाट इज द बिगेस्ट एपिक पोएट्री प्रोज ऑफ द वर्ल्ड, आपको सब विदेशी नाम आएंगे, है ना। बट रामायण इज 24,000 श्लोकाज। महाभारत, यू नो हाउ मच इज महाभारत? इज 1 लाख श्लोकाज and 1 lakh shlokas is 2-line couplet, meaning 1 lakh shlokas means 2 lakh lines, right? And every shloka is 7 to 8 words. Can you imagine how massive this texts are, right? जो रामायण के अंदर जो 24,000 श्लोकाज हैं उसमें 550 श्लोकाज में तारों की स्थिति बताई गई है। अच्छा, कोई तो movement हो रहा है, Constellations की कुछ और description वो लोग बात करें, कैरेक्टर्स बात करें, कोई अलग से नहीं बताई गई है। जैसे राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं और उनको सीता की खोज में है, तो उनको डायरेक्शन ढूंढनी है। उसके में गूगल तो मैप नहीं था उनके पास, तो देख रहे हैं अच्छा ये तारा वहाँ जा रहा है, मतलब हम इस तरफ जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल राम एंड लक्ष्मण दो स्मार्ट, आई डाउट हम लोग तारों के हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। so they're navigating with the आपकी stars. आपकी हमारी लाइफ से गूगल हटा दूं तो मैं आपके अपने घर से आपके स्टूडियो में आने में जो 15 मिनट लगे, अगर गूगल नहीं होता तो मैं 2 घंटे में भी नहीं पहुंचता। मैं क्या पूछता हुआ आता किसी से, राइट। सो बट देवर नेविगेटिंग ऑल थिंग्स विद स्टार्स। या कभी राम और सीता में कोई प्रेम प्रसंग भी बात हो रहा है ना, वो बात भी बड़ी इंटेलेक्चुअल है। वो बता रहे हैं कि अरे ये तारा वहाँ जा रहा है, वो तारा यहाँ जा रहा है, आज शीतलता है, आज गर्मी है, आज ऐसा मौसम है, क्योंकि दी स्टार्स आर मूविंग। So a lot of the new astronomers mapped these 550 shlokas of Ramayana into modern astronomy softwares, and they came out to a particular dating कि राम इस दिन एग्जैक्टली इस दिन पैदा हुए थे, इस नक्षत्र में पैदा हुए, तो लोगों ने राम की कुंडली बना दी है। क्योंकि आप बना वंस यू हैव द डेट एंड द टाइम यू कैन किसी भी कुंडली बना सकते हैं। तो उसमें बस हल्का सा इशू क्या है, 3-4 श्लोकाज में स्कॉलर्स आर नॉट अलाइनिंग एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए जैसे हिंदी भी चेंज होती है ओवर टाइम, संस्कृत भी ओवर टाइम चेंज होती है। जैसी संस्कृत हज़ारों साल पहले यूज़ होती थी वो आज नहीं यूज़ होती है। एंड देयर इज़ अ स्लाइट प्रॉब्लम कि उस समय जिस तरह से जिस वर्ड का इंटरप्रिटेशन था वो आज नहीं है। समझता हूँ, बट एक डाउट है शांतनु जी। बोलिए। अगर वो कॉन्स्टलेशंस के हिसाब से एक डेट पे डिड्यूस करके एग्री कर लेते हैं, चलो कर भी लिया सबने, कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, बट दैट वुड प्रूव दैट जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का बर्थ ही है, और इट कुड हैव बीन जस्ट द इमेजिनेशन ऑफ द राइटर। क्या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि द ह्यूमन एग्जिस्ट? I'll come to that, right? तो पहली तो कि उसकी डेटिंग क्या है। उसकी डेटिंग में है कि जैसे नीलेश ओक जो एक डेटिंग करते हैं, फिर तमिलनाडु में कपल है वो डेटिंग करते हैं, 5-6 लोगों ने डेटिंग करी है। जो सबसे बिलीवेबल डेटिंग है वो है 5000 BC, एक पॉपुलर डेट है। 5000 BC मतलब 7000 साल, 1000 BC, यानी 7000 साल, 2000 और ऐड कर लो उसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले। राइट। नीलेश ओक की डेटिंग है 12000 BC और उसमें 2000 और ऐड कर लो तो 14000। उनकी किताब का टाइटल ये है बल्कि 12,000 समथिंग BC, राइट। तो यानी कि डेटिंग रामायण की पॉसिबल है। अब आप इसको सोचें दूसरी तरह से कि आई एम जस्ट सेइंग द डेविल्स एडवोकेट, बिकमिंग द डेविल्स एडवोकेट, कि वाल्मीकि जी ने वो एक स्टोरी लिखी। अब वाल्मीकि जी ने स्टोरी लिखी और उसमें 500 श्लोक ऐड कर दिए जो आज भी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के सॉफ्टवेयर में मैप होके एक पर्टिकुलर डेट दे रहे हैं। आई डाउट ये पॉसिबल है। दूसरी बात, हॉलीवुड में ये बड़ा तरीका है कि जो भी वो मूवीज़ बनाते हैं उसके वो कुछ स्टूडियोज बना देते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, यू कैन गो एंड वॉच ना कि हैरी पॉटर का स्टूडियो, मूवी के सेट्स को बाद में खोल देते हैं। मैं इसकी एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि यानी कि अगर वो झूठी है तो यानी वाल्मीकि ने सेट लगाया हर जगह जो आज भी पॉपुलर है। आपको लगता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद कोई मान लेगा कि हैरी पॉटर थी? आई डाउट, क्योंकि वो सेट बने हुए हैं 5 जगह, सिंगापुर में और इंग्लैंड में, और ऑक्सफोर्ड में था पिछले 3 महीने, क्योंकि वो सेट बना नहीं हैरी पॉटर था। आई डाउट। अगर आप, बहुत सारे लोगों ने पूरी रामायण की यात्रा करी है फिजिकली, अभी मॉडर्न टाइम्स में पिछले 50 साल में बहुत सारे लोगों ने यात्रा करी है, मतलब अयोध्या से शुरू करें और रामायण या रामचरितमानस खोल के श्लोक बाय श्लोक चलते गए, एंड दे ट्रेस्ड प्लेसेस एंड दे फाउंड एग्जैक्टली जो डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ वाल्मीकि जी थे, यहाँ पे राम जी इस संत के साथ रुके, तो उसकी संत की छोटी सी कुटिया है, आज भी कुछ पूजा हो रही है वहाँ पे, आज भी मंदिर है। कैन यू इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि मैं आपको एक बुक दे दूँ, मैं कहूँ ये रवि जी ये बुक ले लीजिए और ये फिक्शन बुक है, इसमें करीब 3000 प्लेसेस के नाम है, जरा जाके ना इंस्टॉल करके आइए, 2 साल का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, सबको इंस्टॉल कर दीजिए, सब जगह एक बना दीजिए, कुछ मंदिर बना दीजिए, उसका कोई गाना बना दीजिए, उसकी कोई आरती, कोई स्टोरी बना दीजिए। डू यू थिंक इज ह्यूमनली पॉसिबल?
ऐसे हजारों जगह हैं जो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में चिन्हित हैं, और वो लोगों ने ट्रेस करे, वो आज भी हैं, उसी जगह पर हैं। आज भी आप अयोध्या से लेकर तमिलनाडु का वो पॉइंट धनुषकोटी, जहाँ से फाइनली हनुमान जी ने एक तरह से उड़ान भरी थी लंका के लिए, उसका डिस्टेंस नाप सकते हैं आप गूगल के मैप पे, वही प्लेसेस के नाम है। अब आप आर्कियोलॉजी पे आते हैं। देखिए, मॉडर्न जो यूरोपियन वर्ल्ड है ना, पहले मैं आपको छोटा एग्जांपल दूंगा फिर वापस आऊँगा। मैं स्विट्जरलैंड में था, दैट वाज माय लास्ट प्रोफेशनल जॉब, आई वाज वर्किंग फॉर क्रेडिट स्विस बैंक देयर। तो वन ऑफ माय वाइट कलीग, ही वाज वेरी एक्साइटेड, ही सेड, मेरे को एंशिएंट चीज़ों में बड़ी शौक था। उन्होंने कहा वीकेंड में आई विल गेट माय नाइस मर्सिडीज कार, आई विल टेक यू टू अ ओल्ड फोर्ट। ठीक है, दैट्स फैसिनेटिंग। तो ही केम इन द मॉर्निंग 9 o'clock, देयर वेरी पंक्चुअल विद टाइम। घड़ियाँ बनाते हैं तो टाइम के हिसाब से चलते हैं। 9 बजे आ गया वो अपना बंदा लेके, और मुझे वो कहीं अच्छी सी ड्राइव पे ले गया। उसने जो फोर्ट दिखाया, बोला दिस इज 90 years old फोर्ट। मैंने कहा 90 years? मेरे कहा मेरे दादाजी का घर 90 years old है। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम पॉइंटिंग एट? यार उनके लिए 90 साल पुरानी चीज़ है, क्योंकि एक तो ना उनकी हिस्ट्री नहीं है सारी, वो खोद के निकाल सकते हैं। मैं मेरठ नहीं खोद सकता ना पूरा। मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूँ, मेरठ खोद दोगे आप पूरा? अब मुझे हस्तिनापुर ढूंढना है वहाँ पे, मैं अयोध्या नहीं खोद सकता पूरी, या मेरे पास पैसे भी नहीं है उतने। मतलब मेरे पास, मतलब एज अ कंट्री वी डोंट वांट टू स्पेंड ऑन दैट, एटलीस्ट वो शायद प्रायोरिटी नहीं बन पा रही हमारी। मैं इंप्रेस नहीं खोद सकता। तो व्हेन यू आर वेरी ओल्ड ना, आपके कन्फ्यूजन क्रिएट करना बहुत ईजी है, आप कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो आर्कियोलॉजी से तो प्रूव हुआ ही नहीं। तो आपको नॉन आर्कियोलॉजी चीज़ें यूज़ करनी, आपको लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। जो मैंने आपको लॉजिक बनाया, कुछ चीज़ें निकल भी आई हैं। नासा ने फोटोग्राफ लेके पूरा राम सेतु का ब्रिज दिखा दिया, उसकी डेटिंग भी मैच करती है बहुत सारी रामायण की डेटिंग के साथ। कहाँ से आ गया इतना बड़ा कोरल रीफ स्ट्रक्चर, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं इतना बड़ा कोरल रीफ स्ट्रक्चर नहीं है। दे आर मैचिंग एग्जैक्टली द सेम टाइम जो रामायण के जो डेटिंग साइंटिस्ट हैं वो डेट दे रहे हैं, राइट? सो देयर टू मेनी थिंग्स जो एक जगह पॉइंट करती हैं। और इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्यों उसको इतिहास में रखा गया? वो पुराण में रख देते उसको, वो किसी और किंवदंती में रख देते। हमारे यहाँ तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, उन्होंने इतिहास में इन्हीं दोनों को क्यों रखा? मतलब उतना पहले उनको था कि हम एक झूठ बेच देंगे और सब लोग मे खरीदते बी इट रहेंगे। वॉज बेस्ड ऑन रियल इवेंट, बट पूरी तरीके से वो नहीं है। मे बी दैट वुड हैव जस्टिफाइड कीपिंग इट इन इतिहास। देखिए, इतिहास की क्योंकि डेफिनेशन ही यही है कि दिस इज हाउ इट हैपेंड, एग्जैक्टली इफ आई गो वर्ड बाय वर्ड, इतिहास, दिस इज हाउ इट हैपेंड, राइट? और वो इन दोनों को उसी कैटेगरी में रखा उन्होंने। और थी इन अ मॉडर्न माइंड, हम लोगों को क्या, हम लोग सो कॉल्ड रैशनल लोग हैं। ये हुआ था, नहीं हुआ था, ये इस डेट पे हुआ था, उस डेट पे हुआ था। माई सन आज्ड, आई एम होम स्कूलिंग माई किड्स, ही आज की यार राम जी का जितना ही फोटो आते हैं उसमें दाढ़ी क्यों नहीं होती? वो तो वनवास में थे, तो उनके पास शेव करने का तो टाइम या टूल्स नहीं होंगे। मैंने कहा दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं है। अब हमें तो उनका पिक्चर भी, आधे पिक्चर तो जो रवि वर्मा ने बना दिए वही पता है हमें, भगवानों के चेहरे। उस रवि वर्मा ने पहली बार गॉड्स की ड्राइंग करी, जो बन गई वही हमारी मानसिकता बन गई। हमने तो कभी शिव पुराण में डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं शिव जी का डिटेल में, और उसके हिसाब से सोचा नहीं। उन्होंने क्या करा भाई, कुंभ की कहानी में देखा शिव जी के ऊपर चंद्रमा वहाँ लगा दिया, कहीं पे देखा उनके पास वासुकी है वो लगा दिया, तो उन्होंने पूरा एक मॉडल बना दिया हमारे लिए। हम अब जो हम देखते हैं वही हमारे लिए शिव जी है ना? तो वी डोंट नो कि हमने तो ओरिजिनल, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ कि वी हैव नॉट रेड आवर ओरिजिनल टेक्स्ट। हमारे घरों में रामायण नहीं पढ़ी जाती। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर रामानंद सागर ना होते और बी आर चोपड़ा ना होते, तो 30-40 साल वाली जो जनता है इस समय, जो 30-40 साल से एग्जिस्ट कर रही है, उसको रामायण महाभारत की स्टोरीज नहीं पता होती, लेट अलोन द, हम तो फिलोसफी बात कर रहे हैं अभी इसकी, स्टोरी लेवल पे भी नहीं पता होती, राइट? वर्सेस आई लिव इन अ मॉडर्न अपार्टमेंट जहाँ पे हर सैटरडे संडे जो मेरे मुस्लिम कलीग्स हैं, मौलवी जाते हैं, पढ़ाने आते हैं कुरान। आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, लेकिन दे आर सो सजग अबाउट देयर हिस्ट्री, अबाउट देयर कल्चर। वी आर नॉट। मैं बार बार कहता हूँ, हम तो बच्चे पाल रहे हैं। मतलब कि ठीक है, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, IAS ऑफिसर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, कॉलेज अच्छा कर ले, राइट? हमारा जो संस्कृति से कनेक्ट है, हम अपने में डाउट करने में रहते हैं, अच्छा ये हुआ था नहीं हुआ था। भाई रामायण का वो पर्पस भी नहीं, अगर हुआ था नहीं हुआ था, वो तो क्वेश्चन है जो मैंने आपको आंसर कर दिया कि उसमें आप डेटिंग कर सकते हैं, उसके प्लेसेस देख लीजिए आप, उसमें नासा के एविडेंस देख लीजिए, उसमें फौना एंड फ्लोरा की स्टडी भी हुई है। मतलब कि राम जी जिस पाथ से चल के गए और उन्होंने जिस पक्षी का, जिस पेड़ पौधे का डिस्क्रिप्शन दिया, उस जगह पे आज भी वही पेड़ पौधा और पक्षी है। कैन यू इमेजिन वाल्मीकि कैन बी दैट स्मार्ट कि वो पूरा जंगल घूमे जो कम से कम 2500 किलोमीटर का है। उसमें उन्होंने कहा अच्छा ये पेड़ है, चलो इसके बारे में झूठ लिखता हूँ, ये पेड़ है जिसका झूठ लिखता हूँ। आज तारे की स्थिति, उनको ऐसा, कैन यू दिस इज ह्यूमनली पॉसिबल? 4-5 हज़ार प्लेसेस पे उस जगह को गढ़ना और एक भवन बना देना, जिसमें कभी वाल्मीकि का आश्रम है, कभी इस अगस्त ऋषि का आश्रम है, कभी पंचवटी है, कभी रामटेक है। इतने सारे इस्टेब्लिश कैसे कर देगा कोई हॉलीवुड का वो सेट बना के घूम रहे थे ना, तो इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, राइट? अच्छा, तो वी अज्यूम दैट वो हुआ था। और अगर नहीं, देयर प्रमाण है उसके, अज्यूम नहीं करना है, उसके प्रमाण है, उसके प्रमाण है।
बस हाँ, उन्होंने अपना कैलेंडर स्टैब्लिश करके अपनी चीज़ को तो कर दिया। हमारे कैलेंडर्स आज भी और देखिए, हमने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग वेस्टर्न कैलेंडर्स यूज़ करते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा कोई हिंदू परिवार होगा जो अपने शादी ब्याह, घर खरीदना, कार खरीदना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नहीं करता होगा। तो वो वो कल्चर अच्छी में तिथि देख के, कल्चर में यानी predominant कैलेंडर हमारा लाइव है भी, हमारा हिंदू कैलेंडर आज भी लाइव है। आप दिवाली मनाते हैं, सारे लोग मनाते हैं। दिवाली हिंदू कैलेंडर से बनती है ना। दिवाली किसी द डेट में नहीं आती कि भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई जाएगी, ऐसे नहीं होते। हमारा कोई भी त्यौहार नक्षत्रों, बल्कि हम लोग अपने जो बर्थडे मनाते हैं, बल्कि मेरी सबसे अपील है आपका, जो आप बर्थडे मनाते हैं वो फेक दिन में बनाते हैं। जैसे मेरा बर्थडे 7 फरवरी को है, मैं 7 फरवरी को, अब जो कैलेंडर में 7 फरवरी आया था उसको नहीं पैदा हुआ था। बेसिकली डेट क्या है? डेट इज अ सेट ऑफ पोजीशन ऑफ सम स्टार्स, राइट? तो जिस दिन वो स्टार्स की पोजीशन, उस दिन मेरा बर्थडे होगा। तो हर व्यक्ति को आजकल वेबसाइट्स आ गई हैं, आप अपना ओरिजिनल डेट और टाइम डालिए, तो आपको इस बार आपकी बर्थडे कब पड़ेगी, तो एक हवन उस दिन जरूर करिए, ठीक है? जो केक वेक काटने का जो ड्रामा है वो आप अपने डेट कैलेंडर में कर सकते हैं, इंग्लिश डेट कैलेंडर में, वेस्टर्न इंग्लिश डेट कैलेंडर में वो फूक फूक मार के जो ड्रामा है कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका ओरिजिनल है और उसके आसपास ही पड़ता है, ऐसा नहीं वो बहुत अलग पड़ेगा। वो मेरा 7 फरवरी को होगा तो 1 फरवरी को पड़ेगा, 14 फरवरी को पड़ेगा, 15 फरवरी को पड़ेगा। तो हम लोग आज भी अपनी लाइफ में डेट यूज़ कर रहे हैं। हमारा कैलेंडर लाइव है अभी भी, हमारे हर पर्पज़ से। हमारे शादी ब्याह, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो लग रही हैं, उसका मुहूर्त भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से निकला। हाँ, बस क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की हेजोमनी है इस समय, तो हमारी जो बिलिंग हो रही है, जो हमारी फाइनेंशियल साइकिल्स चल रही हैं, जो हमारे डेट्स आ रहे हैं, जो हमारे न्यू ईयर आ रहे हैं, वो वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से उससे इम्पोर्टेंट, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस नाउ, वेदर वी लाइक इट और नॉट। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। उस चीज़ का हम क्या करेंगे? वो मोरलेस एक इरिवर्सिबल सी चीज़ है। इट्स द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए, इरिवर्सिबल तो नहीं है इस समय। मल्टीपल मॉडर्न साइंटिस्ट हैव टोल्ड कि सबसे इजी लैंग्वेज जिसको कोड करना है वो संस्कृत है। क्यों है? क्योंकि वो सबसे बाइनरी लैंग्वेज है, सबसे रूल बेस्ड लैंग्वेज है, उसमें एक्सेप्शन सबसे कम है। वो मान लिया है। जितने आपने देखा होगा, जब आप चाइना या ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन कम है, यू यूज़ वॉइस ट्रांसलेटर्स, मतलब यू स्पीक इंग्लिश इनटू इट एंड इट स्पीक्स चाइनीज आउट ऑफ इट। उसके जो बेस में है सारे पाणिनी कैलकुलेटर्स हैं। पाणिनि है तो पाणिनि ने सबसे पहले ग्रामर दी। ग्रामर मतलब कि किसी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर कैसे किया जाएगा, उसमें नाउन, वर्ब, सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेंगे, राइट? वो बेस है, उसके बेस पे सारी ग्रामर्स बनी। जर्मन ग्रामर और संस्कृत ग्रामर तो एग्जैक्टली हुबू है, उसमें रूप हैं, जैसे हम कहते हैं ना, बालका बालका, ऐसे रूप हैं वहाँ पे, एक वर्ब के फॉर्म्स हैं सारे। वन ऑफ द मतलब यूरोपियन लैंग्वेजेस आर वेरी इफेक्टेड बाय इंडियन लैंग्वेजेस, राइट? जैसे इंग्लिश बहुत सिंपल है। इंग्लिश में तो आपको जेंडर ही नहीं पता लगता। आप, हमारे में तो पता लगता ना, वो खा रही है, वो खा रहा है। आदर, मैं आपसे पूछूं तेरे बाप का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, इंग्लिश में नहीं, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आप पता ही नहीं लगा, आप गुस्से में हैं, छोटे से बोल रहे हैं, बड़े से बोल रहे हैं। तो इट्स लाइक अ वेरी बेसिक सिंपल कम्युनिकेशन लैंग्वेज। यूरोपियन लैंग्वेज में इंडियन लैंग्वेजेस के पुट हैं, बिल्कुल नुआंस। जैसे हिंदी में है इंडियन लैंग्वेजेस में, तो संस्कृत तो बेस पे है पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज में, बट हाँ, इसका क्रेडिट नहीं मिला। तब से कहना वेस्टर्न नॉलेज इज लिविंग ऑन प्लेजरिज्म। वो तो चुरा चुरा के नॉलेज अब जाके क्रेडिट देना शुरू कर दिया है, जब हम लोग क्लेम रिक्लेम कर रहे हैं। वो तो आपको पता है, हल्दी और बासमती का भी पेटेंट ले जाते हैं। वो तो इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम लास्ट 10 years बिकम सजग, तो वो पेटेंट नहीं ले पाए वो लोग। तो दे आर, हम लोगों को अपनी आईपी, अपनी नॉलेज पे तो कंट्रोल अब वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, तो जो हिंदुइज्म का स्टेटस है आज, जी, क्या वो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना सरवाइव कर सकता है? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसे मैं फिर से हिस्टोरिकल, पौराणिक, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में ले जाऊंगा। आप अगर देखेंगे, पहले हर राजा के साथ एक एडवाइज़र हुआ करता था, आज भी एडवाइज़र होते हैं। और वो एडवाइज़र क्या करता था? वो आपको नीति बताता था, वो आपको धर्म बताता था। धर्म एंड रिलीजन आर वेरी डिफरेंट। एक पूरी साइंस है रवि जी, नॉन ट्रांसलेटेबल्स की, कि हम क्या करते हैं, हमको इंग्लिश में बात करनी होती है, तो हम जो क्लोजेस्ट वर्ड होता है वो चूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग धर्म को रिलीजन से इक्वेट कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। धर्म क्या है? धर्म है व्यवहार। क्या ये नीतिगत है? मेरा धर्म, आपके कई धर्म हो सकते हैं। आपका पति धर्म है, पुत्र धर्म है, आप अपना पॉडकास्ट लगा रहे हैं तो आपका एक जर्नलिस्ट धर्म है, आप कुछ और काम, आप जब IRS ऑफिसर रहे तो आपका एक और सरकार के प्रति धर्म है। बहुत सारे धर्म, उसको आप ठीक से निभा रहे हैं, वो धर्म है। पूजा पद्धति एक अलग पंथ है, हमने उसको इक्वेट कर दिया। तो हमारे यहाँ तो कि आप नीतिगत काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उसका सोर्स आपको आता था कि आप वेदों में क्या लिखा है नीति के बारे में, राम इसमें क्या करते। तभी मैंने कहा ना, वो तो गाइड बुक थी। ऐसे में राम क्या करते, ऐसे में युधिष्ठिर क्या करते, ऐसे में भीष्म क्या करते, वो आपकी गाइड बुक्स थी। उसके लिए आपके पास एक वशिष्ठ हुआ करते थे, कभी द्रोणाचार्य हुआ करते थे, कभी वेदव्यास हुआ करते थे। तो हर कोर्ट में एक धार्मिक नीतिगत एडवाइजर हुआ करता था। तो ये कहना, देखिए, सेकुलरिज्म तो डेफिनेशन भी वेस्ट से आई और हमने अपने ऊपर इम्पोज करवा लिया ना। वेस्ट में क्या था भाई, चर्च और स्टेट इतने घुल मिल गए थे
कि चर्च ही स्टेट चलाता, तो उन्होंने कहा भी चर्च और स्टेट अलग अलग रहेंगे, है ना। इसलिए उसको कहा कि इफ़ चर्च एंड स्टेट्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, उसको हम सेकुलर बोलेंगे। राइट लेफ्ट भी टर्म बन गए, भाई एक कहा कि जो लोग राइट में बैठे हैं वो राइट हैं, जब मत इस पर डिवीजन हो रहा था, हमने उसको अपने पर इम्पोज कर लिया। और फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में उन वर्ड्स को भी डाल दिया, पहले तो वो वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे ही नहीं। तो अधार्मिक होना, अपने धर्म पे ना बात करना, वो सेकुलरिज्म नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ भाई, सरकार किसी एक धर्म का फेवर ना करे, वो उसे मैं आज का सेकुलरिज्म मानता हूँ। इसलिए राजनीति को धार्मिक तो होना ही पड़ेगा। धार्मिक मतलब नीतिगत क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो उसको राजनीति को होना ही चाहिए और होना भी पड़ेगा। एक और चीज़ बोलूँगा, वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमें सारा ज्ञान देता है ना कि भाई आपको सेकुलर होना है, आपको ह्यूमन राइट्स होना है, मैं उसके 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी ट्रम्प चुनाव जीत गए, ही इज़ प्रेसिडेंट इलेक्ट, उनकी ओथ होगी जनवरी में। इनके आपको पता ही होगा ना, चुनाव नवंबर में होता है, एंड दे बिकम, कल उन्होंने मिले भी वो जो बाइडन से, उनका वो ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया। जब ट्रम्प ओथ लेंगे तो वॉशिंगटन डीसी के एक पर्टिकुलर चर्च में जाएंगे वो, एंड दैट्स द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल सेरेमनी। करेक्ट, ऑफ कोर्स। उस चर्च में जाएंगे वो, और जिसमें जो बाइडन भी गए थे, जिसमें ओबामा भी गए थे, जिसमें क्लिंटन भी गए थे, जिसमें कैनेडी भी गए होंगे, राइट, वो उनकी ऑफिशियल सेरेमनी का पार्ट है। आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? नहीं, वो इन गॉड वी ट्रस्ट उनका वो है। नहीं, वो उनको हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, वो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, अरे तुम तो हिंदू हो, तुम तो ये हो, नहीं हो। मोदी जी वो अपने चुनाव के बाद बनारस चले आ रहे तो हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन गया। अरे आपका तो पूरा प्रोसीजर होता है, आप बाइबल पे शपथ लेते हो, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पे शपथ ली जाती है। अच्छा, एक बात ज्ञान आप मुझे बताइए, बांट रहे हो, चंद्र मतलब आप मतलब वेस्ट। हाँ, अग्रीड ऑन दैट, ये हिपोक्रेसी तो उनकी है ही। हाँ। चलो, अब हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में क्या फ़र्क है? क्या है राम राज्य? जिस तरह से राजा राम ने, श्री रामचंद्र ने अपने राज्य को रूल करा, है ना। हमारे तो कहा भी जाता है कि टैक्स ऐसे लो जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है और फूल को भी कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब इतना सुबली थोड़ा सा लो कि फूल भी अपने, फूल मुरझा नहीं जाता ना, कोई वो शक नहीं कर लेती उसको, इस तरह से शहद लो। हमारे टैक्स की पलटना उस तरह से करी गई है। तो राम राज्य मतलब आप किस तरह से टैक्स ले रहे हैं, किस तरह से जस्टिस कर रहे हैं, आप एक एक आदमी से कनेक्टेड हैं। राम की हर चीज़ में दान की बात आती है। तो राम ने किस तरह से राज्य चलाया, मतलब उसके लिए एक धोबी की बात अपनी पत्नी से के भी ऊपर है। मतलब उसके लिए आप, मैंने कहा कि आपकी लाइफ में हर समय कॉन्फ्लिक्टिंग धर्माज रहेंगे, कि आपका एक धर्म दूसरे धर्म से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना। जो हमारे परिवारों में क्या होता है कि जो नई बहू घर में आती है, उसके साथ जो आपका धर्म है, जो आपकी पत्नी के साथ धर्म है, आपका पेरेंट्स के साथ जो धर्म है, वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं बहुत बार, राइट। आपके बच्चे और आपकी जॉब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं टाइम, तो कॉन्फ्लिक्टिव धर्म होते हैं हमारे पास बहुत साथ। तो राम के पास क्या था, 2 कॉन्फ्लिक्टिव धर्म क्या थे, कि अपनी पत्नी के साथ अपना परिवार धर्म को ऊपर रखूँ, या जो धोबी ने कहा अपने प्रजा धर्म को ऊपर रखूँ, उसने प्रजा धर्म को ऊपर रखा। तो जो उसके एलिमेंट्स थे, आज का राजा उसको इस्तेमाल करता है क्या हमें वो लक्षण नरेंद्र मोदी में दिखते हैं क्या हमें वो लक्षण योगी आदित्यनाथ में दिखते हैं क्या? आपको दिखते और हैं क्या? उस पर मैं आता हूँ, और यही सारे एलिमेंट्स ही हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं है कि हर आदमी हिंदू हो जाएगा, कि अगर मैं हिंदू इथोस से चल रहा हूँ क्या, हिंदू इथोस जो त्याग के हैं, जो बलिदान के हैं, वो उस इथोस से मैं चल रहा हूँ क्या? वो एलिमेंट्स मुझे आज के राजा में दिख रहे हैं क्या? और आपने पूछा मुझे दिखते हैं क्या, देखिए वो मुझे क्यों दिखते हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में। मैं आपको अपनी एक लाइव स्टोरी सुनाता हूँ। मैं 2022 में, अपनी जो योगी जी की सेकंड बुक है मेरी, पहली किताब है द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, सेकंड है द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। उसका मैं यूएस टूर करने गया था। मैंने करीब 20 दिन का टूर करा, मैं करीब 25-30 शहरों में गया, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट। आई थिंक 3rd या 4th विजिट थी हार्वर्ड में। तो हार्वर्ड में आपको पता है बड़ी लेफ्ट लीनिंग यूनिवर्सिटी है, इंडियन स्टूडेंट्स भी थे। बात शुरू हुई, जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आया तो एक ने पूछा कि योगी जी तो सन्यासी हैं, उन्हें तो पहाड़ों में जाके मतलब सन्यास में लिप्त रहना चाहिए, वो राजनीति में क्यों लिप्त हैं, वो राजनीति का मजा क्यों भोग रहे हैं, वाई ही इज एंजॉइंग, ही एग्जैक्टली सेड वाई इज एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। इज ये लायबिलिटी टू पॉलिटिक्स, इज ये असेट टू पॉलिटिक्स, राइट। फर्स्ट आई गिव अ पॉलिटिकल आंसर कि कैसे अमेरिका में अलग अलग कांग्रेसमैन जो बिशप्स हैं, जो प्रीस्ट हैं चर्चेज में, फिर मैंने बताया कि कैसे आपके यहाँ जो शपथ होती है वो बाइबल पे होती है, तो वो कह रहे हाँ दैट्स प्रोसीजरल, वो दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दैट, राइट। देन आई लैंडेड कि राजनीति में 2-3 चीज़ें की ज़रूरत है आपको। एक तो यू शुड बी अ शार्प एक्यूमेन, राइट। सेकेंडली यू हैव टू बी सेल्फलेस, यू हैव टू बी नॉन करप्ट, राइट। यू हैव टू बी, आपको त्याग करना पड़ेगा। आप हार्वर्ड में पढ़ते हो, आपको कैंपेन सिखाए जाते हैं, जस्टिस सिखाया जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम सिखाया जाता है, पॉलिसी मेकिंग सिखाई जाती है, और आपको नॉन करप्ट पॉलिटिशियन कैसे हो वो सिखाया जाता है क्या? सेल्फलेस पॉलिटिशियन कैसे हो बताया जाता है क्या? त्यागी पॉलिटिशियन कैसे हो बताया जाता है क्या? तो दे ट्राई टू किड मी, नो 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 सर, हाँ कम ऑन सर, अगर कुछ गलत करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर तो बाद में आएगा ना, जस्टिस तो बाद में आएगा, करप्शन तो उसने कर चुका होगा। आपके तो प्रेसिडेंट इम्पीच होते रहते हैं हर तीसरे साल, यानी आपके यहाँ भी मॉरल और मॉनेटरी करप्शन है, राइट। लेकिन एक पॉलिटिशियन बने कैसे कि वो सेल्फलेस हो, वो नॉन करप्ट हो, राइट।
नहीं सर, उन्होंने कहा सर दैट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कहा इंडिया में पॉसिबल है, इंडिया में 2 तरीके हैं। अगर आप आरएसएस संघ की लंबी परंपरा से आते हैं, राइट, दैट्स अ परंपरा ऑफ जो आप रिक्लूज छोड़ने की परंपरा। मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, मैं पूरा समाज को समय दे रहा हूँ। योगी होने में आई एम श्योर योर ऑडियंस विल एंजॉय दिस। जब हम संन्यास लेते हैं, जब भारतीय साधु संन्यास लेता है तो वो अपना पिंडदान कर देता है। आपको लगेगा ये कि अपना कैसे पिंडदान कर देगा, वो तो जीवित है। मतलब बेसिकली वो अपनी आइडेंटिटी का पिंडदान कर देता है, राइट। कि नाउ ही इज अ न्यू पर्सन। तो अजय सिंह बिस्ट वॉज ए 22 ईयर ओल्ड बॉय, जो उसके पहले बैंडाना भी लगाते थे, चश्मा भी पहनते थे, उनके ग्रुप में लोग गिटार बजाते थे, वो एक कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने बीएससी कर ली, एमएससी ऑलमोस्ट होने वाली थी। उन्होंने सब छोड़ के, अपने माँ बाप का पूरा रिश्ते नाते, उनके 7 भाई बहन से छोड़ के वो सन्यासी हो गए, राइट। तो जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उससे बड़ा त्यागी कौन होगा? अपने सारे रिलेशनशिप छोड़ दिया, अपना सारा जो भी कनेक्शन था छोड़ दिया। तो मैंने कहा इंडिया में तो परंपरा है, तो इसलिए मुझे रामराज के लक्षण इन दोनों में दिखते हैं। और मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा योगी आदित्यनाथ के। योगी आदित्यनाथ के पास पहली वे फाइल आई, रवि जी, वो फाइल आई कि आपके लिए कौन सी कार खरीदी जाए, विच कार वी शुड बाय फॉर यू। उन्होंने कहा नहीं, पिछले सीएम की कार पड़ी होगी और उसका प्रोटोकॉल भी होगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होगा। हाँ सर, वो अखिलेश जी ने हमें 2 मर्सिडीज बेंज एसयूवी 7 करोड़ की दिलवाई थी, वो हैं, लेकिन सर यूपी में चलन है सर, नया सीएम नई कार। मायावती जब थी तो उन्होंने हमें 1 करोड़ की लैंड क्रूजर दिलवाई थी, मतलब उन्होंने कहा था कि ये खरीदो, फिर हमने उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस, बुलेट प्रूफिंग वो सब करवाई। तो उन्होंने कहा वो भी पड़ी हुई। हाँ सर वो तो हैं वो, लेकिन नया सीएम न्यू कार। तो जब 2-3 बार ऑफिसर्स ने पुश करा तो थोड़ा सा गुस्से में आ गए, भाई मैं यहाँ पे कार खरीदने नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे लोग कार खरीद पाए। यूपी के 7 लाख करोड़ के बजट में मतलब 2-5 करोड़ की कार मीन्स नथिंग, राइट। आप तो यू अंडरस्टैंड अकाउंट्स मोर देन मी, राइट। लेकिन ये सोच पाना एक योगी के ट्रेडिशन से आता है। एंड देन यू नो व्हाट ही सेड, आपको पैसे खर्च करने का बहुत मन है ना, अपनी जेब से 250 रुपये का एक भगवा टावल, एक सैफरन टावल खरीद के लाइए, मेरी कुर्सी पर रख दीजिए, मेरी कुर्सी पर लगा दीजिए, जिससे वो सैफरन कलर जो त्याग का कलर है मुझे डेली रिमाइंड कराएगा कि कुर्सी पे मैं कारें खरीदने के लिए अपने लिए नहीं बैठा हूँ, मेरी जनता कार खरीद पाए, मेरी जनता परस परोस हो पाए, इसलिए हूँ। ये आप हार्वर्ड में नहीं सीख पाएंगे, या आप वो रामराज्य और त्याग की परंपरा से ही इनकलेक्ट कर पाएंगे, जो एक पॉलिटिशियन में, एक रूलिंग क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अभी योगी जी पे आते हैं। बिल्कुल। अभी हम थे राम राज्य और हिंदू राष्ट्र के कंपैरिजन में, और पॉलिटिक्स किस हद तक इसमें इन्वॉल्व रहता है और इसका रोल क्या है। एक साइड अपना राम राज्य, गुड गवर्नेंस, जो भी हम बोले हमारे पुराणों में लिखा है, और उसके प्रिस्क्रिप्शंस, और एक साइड है चाणक्य नीति, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये साथ में कैसे कोएग्जिस्ट कर सकती है? देखिए, चाणक्य नीति तो ड्राइव अपने आप को बहुत सारी, चाणक्य हमारे गुरुकुल के एक आचार्य थे, तो वो पढ़े ही, और बड़ा रूथलेस प्रैक्टिकल मैकियावेलियन सा उनका वो है। बिकॉज इंडियन ट्रेडिशन इज रूथलेस फॉर द फाइनल एम। जैसे मैं आपको थोड़ी देर महाभारत में ले चलता हूँ, जो मैं पहले बात भी कर रहा था ना जी, कि जब वॉर शुरू होने वाली थी महाभारत की, तो कृष्ण और शकुनी में डिस्कशन हुआ एक ना, जैसे वो पहले वॉर के रूल सेट कर रहे थे मिलके सारे लोग, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, साइड डिस्कशन होता है, जैसे हम कॉफी पे चले जाते हैं तो अपने उस समय काढ़ा जो भी पीते होंगे वो लोग साइड डिस्कशन में कर, शकुनी का वॉर तो हम जीतने वाले हैं, क्यों फालतू में इतनी ड्रामा कर रहे हो तुम लोग। कृष्ण का नहीं, वॉर तो हम जीतने वाले हैं। बेसिकली महाभारत वॉर वॉज वॉर बिटवीन 2 ब्रेन्स, इधर से कृष्ण और उधर से शकुनी, राइट। वही ब्रेन थे दोनों साइड के। तो दोनों ने जैसे माइंड गेम्स नहीं खेलते किसी मैच के पहले कि मैं ही जीतूंगा तुम कौन हो, वो कहता है मैं ही जीतूंगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ना, बिफोर इवन द वॉर स्टार्टेड। तो शकुनी ने कहा कि ठीक, तुम कैसे जीत सकते हो, तुम कर्ण को कैसे मारोगे, तुम द्रोणाचार्य को कैसे मारोगे, तुम भीष्म पितामह को कैसे मारोगे। इन सब में एक एलिमेंट ऑफ इमॉर्टैलिटी था। इनको कुछ ना कुछ ऐसे वरदान मिले हुए थे जिनको आप मारना बहुत मुश्किल है, इनको ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। किसी के पास कवच है, किसी के पास चिरंजीवी का व्रत है, कुछ है। तो कृष्ण ने जो जवाब दिया ना, वो उसने शकुनी को रैटल कर दिया। उसने कहा मैं सब कुछ चीटिंग से मारूंगा। उन्होंने कहा कृष्ण चीटिंग करेगा, आप तो धर्म की साइड से हो। उन्होंने कहा योर राइचियसनेस वॉज माई एडवांटेज। तो कृष्ण ने क्या कहा वो देखिए, कृष्ण ने कहा कि जब मेरा जो बड़ा धर्म का टारगेट है अगर वो अचीव कर रहा है तो मैं छोटे जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं उसमें आई डोंट माइंड। अच्छा, एम्बुलेंस जाती है जब हम सिग्नल तोड़ना अलाउ करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ा एम क्या है कि उस आदमी की जान बच जाए। उस समय वो रूल फॉलो करेगा क्या? आधा घंटा 3 मिनट की लाइट पर रुकेगा क्या? तो छोटे रूल्स ब्रेक हो सकते हैं अगर एंड गोल मेरा जस्टिफाई हो रहा है। एंड जस्टिफाइज, तो एंड में रूथलेस है, चाणक्य भी रूथलेस है। यूटिलिटेरियनिज्म है पूरा। यूटिलिटेरियनिज्म धर्म के लिए, यूटिलिटी किसी केवल उसके लिए नहीं, किसी बड़ी सत्ता को, बड़ी धर्म सत्ता को स्टैब्लिश करने के लिए। एक छोटी बात चाणक्य से बताता हूँ। उनके शिष्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त देव को प्रेम हो गया एक महिला से, उन्होंने कहा मैं इनसे शादी करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई राजाओं के जो प्रेम संबंध होते हैं ना
वो भी राजनीति का संबंध है। उनका हमको फलाने राजा की लड़की से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि हम उस पर वॉर भी नहीं कर सकते इस समय, वी आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, और वो अभी मैत्री में नहीं आ रहा है, तो मैं वो शादी कर लूँगा तो वो हमारे फोल्ड में आ जाएगा। तो उस लेवल की रूथलेसनेस थी कि भाई प्रेम प्रेम अगर करना है तो प्रेम ही कर लो, फिर राजा बनना है तो राजा की तरह रहना पड़ेगा। प्रेम संबंध राजाओं के लिए नहीं होते हैं, उनका जीवन हर चीज़ उनकी पॉलिटिकल है, समाज के लिए है। अगर उससे देश को लाभ हो रहा है, उससे पाटलिपुत्र को मगध को लाभ हो रहा है, तो आपको वो करना पड़ेगा। उस लेवल की रूथलेसनेस थी, बट फॉर द लार्जर गोल। तो जब योगी जी कहते हैं बुलडोजर नहीं रुकेगा, इज इट चाणक्य नीति और इज इट राम राज्य? इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। राम राज्य में मतलब उसमें न्याय का एलिमेंट है। देख बुलडोजर चलता क्यों है, बुलडोजर, और कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको और दोबारा कह दिया उसको ना, लोग उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी का बुलडोजर रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो यूपी अर्बन डेवलपमेंट गाइडलाइंस हैं 1973 को रिट्रेट कर दिया कि उसको भाई इतने नोटिस देने हैं, और नीचे वो भी सब लाइन लिखी है, कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी तोड़ी जानी चाहिए। और यूपी में रवि जी करीब 67,000 एकड़ ज़मीन रिकवर करी है योगी आदित्यनाथ ने। कैन यू इमेजिन दैट? और रवि भाई बुलडोज़र राम राज्य का प्रतीक बन गया उत्तर प्रदेश में। कैसे बना? देखिए बुलडोज़र ने तोड़ा क्या, जो ये 67,000 एकड़ ज़मीन सरकार ने ली, ये कौन सी ज़मीन थी? ये SC/ST ज़मीन थी जो आप ले ही नहीं ले सकते, किसानों की ज़मीन थी, ये नजूल की ज़मीन थी, ये सरकारी ज़मीन थी, जो भूमाफियाओं ने, जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में थे, उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। मुझे याद है प्रयागराज में अतीक अहमद का बंगला जो चकिया रोड पे तोड़ा सरकार ने, वो हाई कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं था। हाई कोर्ट ने भी कभी स्वतः संज्ञान, जिसे हम कहते हैं ना, सो मोटो नहीं लिया कभी। जो गजल होटल था मुख्तार अंसारी का, वो बिल्कुल मेन चौराहे पे था गाजीपुर के, जिसको कहा जाता था ये तो मुख्तार अंसारी का ताजमहल है, उसको सरकार ने तोड़ा, जो इलीगल जमीन पे बना हुआ था। आजम खां जो अखिलेश सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 80 हेक्टेयर लैंड यूसर्व कर ली, उस पर यूनिवर्सिटी बनाई, खुद को चांसलर बना दिया, परिवार को उसका कोषाध्यक्ष बना दिया। मतलब इट्स कॉल्ड ओपन लूट जो चल रही थी, राइट। और आपको लगेगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, उसमें 30-35% जो जमीन है वो रेस्ट ऑल इज नॉन मुस्लिम। आपका जो सुपरटेक टूटा नोएडा में, जो यहाँ के जो 100 फार्म हाउस तोड़े गए, वो हर कम्युनिटी के थे। तो बेसिकली बुलडोजर हैज बिकम अ सिंबल ऑफ न्याय एंड जस्टिस इन उत्तर प्रदेश, एंड सुप्रीम कोर्ट जस्ट रिटरेटेड कि गाइडलाइंस फॉलो करो। उत्तर प्रदेश में इतने सारे जो केस हुए हैं 7 साल में, इन नॉट इवन अ सिंगल केस कोई प्रोसीजरल लैप्स हुआ, राइट। जहाँ भी वो क्राइम देखते हैं, उसकी क्राइम हिस्ट्री आती है, वो देखते हैं इसने, इसका भाई इकोनॉमिक एम्पायर कैसे चल रहा है इस माफिया का, तो सर इसका होटल चल रहा है, उसका चल रहा है, ये लीगल लैंड पे है क्या? नहीं सर, नोटिस जा चुका है, हाँ सर जा चुका है, तोड़ दो। आपको नोटिस देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यूपी अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग एक्ट 1973 में कहा गया है, उसको दोबारा कह दिया। एंड आई डाउट योगी जी का बुलडोजर पार्क होगा। लिटरली कल भी डिमोलिशंस हुए हैं और आज भी डिमोलिशन हो रहे हैं एज वी टॉक, एंड कल भी डिमोलिशंस होंगे। इलीगल लैंड यूपी में रह के आप नहीं बच पाएंगे। नहीं बच पाएंगे। तो रूल ऑफ लॉ पे तो योगी जी की पॉलिसी बहुत क्लियर है जी, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतनी सेक्रीफाइसेस भी करने के बाद, राइट, इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही इलेक्शन में, अयोध्या में पर्टिकुलरली, उत्तर प्रदेश में? देखिए नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना ग्लोबली एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों ग्लोबली बड़ी चीज़ है? ऐसे आप मुझे उंगली पे 5 एग्जाम्पल नहीं बता सकते जो पॉलिटिशियन तीसरी बार अपनी कंट्री का कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर बन गया। सेकंड बार री इलेक्ट करना मुश्किल होता है। हमने अभी अमेरिका का इलेक्शन देखा, हमने अभी यूके का इलेक्शन देखा, हमने यूरोप के बहुत सारे इलेक्शन देखे। सेकंड बार री इलेक्ट होना भी मुश्किल होता है। तीसरी बार इन मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मॉडर्न वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इधर उधर फ्लो बड़ी इजीली होती है, लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, पेशेंस बहुत कम है। उसमें तीसरी बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। फ्रॉम मार्गरेट थैचर टू टोनी ब्लेयर, जो फेमस लीडर्स हुआ करते थे, दूसरी बार रिलेक्ट नहीं हो पाए। तीसरी बार नहीं रिलेक्ट हो पाए। नरेंद्र मोदी होके आते हैं, राइट। हाँ, उनको किसी स्टेट से सीट कम मिली, किसी से ज़्यादा मिली। यूपी में जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके मेरे ख्याल से मुझे लगता है 2-3 कारण है। पहला कारण है बीजेपी की अपनी कॉम्प्लेसेंसी। वो कॉम्प्लेसेंसी क्यों थी? क्योंकि उनके पास वहाँ 2 बड़ी ब्रांड थी। भाई नरेंद्र मोदी यहाँ से आते हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ से आते हैं, ये तो हम जीते रहे, इस सीट में क्या है? तो शायद सीट सिलेक्शन ठीक नहीं रहा। थोड़ा हाँ। दूसरा, जो अपोजिशन को यू हैव टू गिव क्रेडिट कि दे हैव रैन, जो उनका कैंपेन था 2 चीज़ों पर, राइट। एक तो खटाखट कि पैसे आएंगे 8,500 और पूरी पर्ची भरवाली उसकी। मैं तो अभी भी मानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को उस पर संज्ञान देना चाहिए। इट वॉज ऑलमोस्ट बाइंग वोट्स, और उसकी पर्ची कट के काउंटर फॉइल लोगों ने कांग्रेस के ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए जैसे चुनाव का रिजल्ट आया कि भाई अब तो आप जीत गए हैं, अब मुझे पर्ची के 8,500 रुपये कम मिलेंगे, राइट। दैट्स वन दैट वर्कड इन देयर फेवर, दैट फेक खटाखट स्कीम वर्कड इन देयर फेवर। सेकंड, संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, रिजर्वेशन चला जाएगा। और उन्होंने जो अमित शाह का फेक वीडियो चलाया, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उनके ट्विटर हैंडल से फेक वीडियो चलाया,
राइट, उन पे अभी उनकी कंप्लेंट चल रही है अभी ऑन, राइट। और उस वीडियो को अखिलेश यादव ने स्मार्टली हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा दिया, रैलियों में, छोटी रैलियों में जहाँ पे मीडिया कम है वहाँ पे चलवाया, ये बताने के लिए रिजर्वेशन हटा देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, राइट। तो रिजर्वेशन इंडिया में टची टॉपिक है। 2015 में एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन में मोहन भागवत जी ने कहा था कि रिजर्वेशन पे, अंबेडकर जी ने भी कहा था कि 10 साल के बाद रिव्यू होना चाहिए। जस्ट कोटेड उसी को कंस्टिट्यू करके लालू प्रसाद ने कह दिया कि संघ रिजर्वेशन हटाना चाहता है। अगर रिजर्वेशन की सच की बात करनी है तो नरेंद्र मोदी खुद एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है। बीजेपी ने जितने ओबीसी, दलित और ट्राइबल कम्युनिटी के चीफ मिनिस्टर्स दिए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस समय हमारी राष्ट्रपति ट्राइबल कम्युनिटी से आती है। तो मेरे ख्याल से हमें जो करता हुआ आदमी है उसको देखना चाहिए, ना कि जो बोलने वाला है, राइट। अखिलेश यादव ने तो प्रमोशन इन रिजर्वेशन जो मायावती ने लाया था वो खत्म करवा दिया था। अखिलेश यादव तो अपने परिवार के यादव को छोड़ के किसी और को यादव ही नहीं मानते हैं, राइट। कांग्रेस की इस समय 3 सरकारें हैं, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में। सबके चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं चीफ सेक्रेटरी। मैं तो देखता हूँ दलित समाज उनके तीनों के अपर कास्ट के। तो मैं अपने आप कुछ नहीं करूंगा मैं, लेकिन बोलता रहूंगा। अब तो ये भी पता लगा जो संविधान की कॉपी वो दिखाते थे वो अंदर से खाली है, वो डायरी है, वो लाल किताब है, राइट। तो ये जो झूठा कैंपेन था वो एक बार तो चल गया, बट आई डाउट ये बार बार चलेगा। और यूपी में क्योंकि एक कॉम्प्लिसेंसी थी कि भाई हमारे पास तो बड़ी ब्रांड्स हैं और इन्होंने जो कास्ट के अगेंस्ट में कैंपेन करा, आई डाउट वो बार बार चलेगा। तो वही उसका रीज़न था, इन्होंने जो फेक कैंपेन चलाए वो बिक गए, लेकिन आई डाउट जनता उस कैंपेन को बार बार खरीद पाएगी। अच्छा, तो ये तो वो हुआ जो अच्छे से नहीं हुआ जी। और एक पॉलिसी थी कि वहाँ पे राम मंदिर बनाना जी। और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतने 1000 करोड़ रुपए लगा देना, डू यू थिंक ये जस्टिफाइड था गिवन द फैक्ट दैट इतनी गरीबी है अभी वहाँ पे अयोध्या में ही? देखिए रवि जी, पूरे भारत में कम से कम 200 ऐसे बड़े टाउन हैं विच थ्राइव ऑन रिलीजियस इकोनॉमी। आप किसी बड़े टूर कंपनी से बात करेंगे तो पता लगेगा रिलीजियस ट्रैवल इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रैवल्स इन इंडिया, राइट। तिरुपति की अपनी इकोनॉमी कब 1.5 से 2000 करोड़ की है। उसमें शिरडी है, उसमें जो हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, उसमें लोग ट्रैवल करते हैं, लोग पूरी इकोनॉमी चलती है। और लॉन्ग ट्रैवल्स ना, गुजरात से लोग नॉर्थ आते हैं, नॉर्थ से लोग साउथ आते हैं, पूरी इज अ ह्यूज इकोनॉमी। अयोध्या को तो उस इकोनॉमी से मरहूम दूर रखा गया एक आर्टिफिशियल केस के थ्रू। अयोध्या में तो अब वो इकोनॉमी अनफॉल होनी शुरू हुई है। और फॉर योर नॉलेज ऑफ व्यूअर्स, जो अयोध्या का मंदिर बना है वो सरकार के पैसे से नहीं बना है, वो क्राउड सोर्सिंग। तो राम मंदिर कमेटी ने पूरा क्राउड सोर्सिंग करी, उन्होंने 1000-2000 करोड़ रुपए इकट्ठे करे और अब तो उसके इंटरेस्ट से बना है पूरा मंदिर। वो तो पैसा तो पूरा कॉर्पस पड़ा है और उससे अब तो अच्छे काम कर रहे हैं। उससे वो हॉस्पिटल खोलेंगे, उससे वो स्कूल खोलेंगे, उससे वो धर्मशालाएं खोलेंगे। और अयोध्या की इकोनॉमी कैसे अनफॉल हो रही है, मैं आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, जैसे आप अयोध्या में ट्रैवल करते हैं, अयोध्या में अब एयरपोर्ट है, अयोध्या में लाखों लोग आ रहे हैं। लाखों लोग जब आते हैं खर्चा तो वो 2000-3000 रुपए तो खर्च कर रहे हैं। गरीब आदमी 500 रुपए खर्च कर रहा है और जो अमीर आदमी है वो तो 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपए खर्च करके जा रहा है। वो होटल में रहता है, वो टैक्सी करता है, वो पूजा करवाता है, वो पूजा की सामग्री खरीदता है, वो कुछ मूर्तियां खरीदता है, वो मंदिर में दान दक्षिणा करता है। वो कम से कम 50,000 रुपए खर्च करके जाता है, जो लाखों लोग आ रहे हैं। हर बड़े जो होटल चेन है सबने जमीन ले ली है वो, और उसमें कौन काम कर रहा है? उसमें अयोध्या के लोग काम कर रहे हैं। बल्कि केवल अयोध्या नहीं, पूरा पूर्वांचल तर जाएगा। राम जी की कृपा के साथ लक्ष्मी जी की कृपा तो बहने लगी है अयोध्या में। बल्कि इस इकोनॉमी से तो जो 200 टाउन की रिलीजियस इकोनॉमी है, जिससे अयोध्या को एक आर्टिफिशियल केस के थ्रू दूर रखा गया था, इट विल नाउ पार्ट ऑफ दैट रिलीजियस इकोनॉमी स्ट्रक्चर इंडिया। तो आज से 5 साल बाद जब अयोध्या देखेंगे, इट विल बी अ वेरी न्यू। जो हम राम राज्य वाली जो त्रेता की अयोध्या है, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी ने त्रेता की अयोध्या कलयुग में वापस ले आए। वापस ले आए। अब आगे क्या होगा आपको लगता है? और भारत के सेक्युलरिज्म का स्टेटस आपको क्या लगता है, कैसे चेंज होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्टेक्स्ट में? खासकर आपको लगता है यूसीसी आएगा? देखिए, भारत सेकुलर क्यों है? भारत सेकुलर क्यों है? क्योंकि ये हिंदू मेजॉरिटी देश है। दैट्स कैन बी अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट लेट मी से इट, राइट। क्योंकि यहाँ के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हिंदू है और वो अकोमोडेटिव है। उसने ज्यूश को भी अकोमोडेट कर लिया, उसने मुसलमानों को भी अकोमोडेट कर लिया, और यहाँ तो ये तो रिलीजन्स की जननी है। यहाँ से सिखिज्म भी पैदा हुआ, जैनिज्म भी पैदा हुआ, बुद्धिज्म भी पैदा हुआ, राइट। तो वी आर वेरी अकोमोडेटिव पीपल। हमारे यहाँ अगर आप में एबिलिटी है तो आप किसी भी धर्म के हो, आप अजरुद्दीन भी बनेंगे, आप अजीम हसन प्रेमजी भी बनेंगे, आप रूबिका लियाकत भी बनेंगे। आप कौन सा फील्ड है, आप एपीजे अब्दुल कलाम भी मिलेंगे। आप कौन सा फील्ड है जिसमें आप मुस्लिम या क्रिश्चियन हो और आप में एबिलिटी हो, आप ना पहुंच पाए? ऐसा दूसरे देश के लिए, किसी भी दूसरे देश के लिए पॉसिबल नहीं है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप में काबिलियत है तो आपको कभी नहीं रोका जाएगा। तो वो इंडिया में हर समय रहेगा। सेकुलरिज्म तो इंडिया में, देखिए, कई बार जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स हुई तो उसमें कई बार वर्ड आया कि भाई हमें सेकुलर वर्ड डालना चाहिए क्या, हमें सोशलिज्म वर्ड डालना चाहिए क्या। संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, वी आर एज अ फैब्रिक अ वेरी अकोमोडेटिव प्लेस। वो तो इमरजेंसी में ठूंस दिए दोनों वर्ड इंदिरा गांधी ने। तो बिल्कुल इंडिया धर्मनिरपेक्ष हर समय रहेगा।
कुछ जो धर्मनिरपेक्ष के अगेंस्ट जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने की वो 3-4 चीज़ें क्या है कि भाई कश्मीर क्योंकि मुस्लिम बाहुल है तो वो अलग तरह से चलना चाहिए, 370 चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने वो झूठ का पुलंदा बाहर निकाल दिया। 2-3 चीज़ें अभी बची हैं। क्या बची हैं अभी बची हैं कि जो मुस्लिम रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं वो तो वक्फ बोर्ड से चलेंगे, जो क्रिश्चियन स्ट्रक्चर हैं वो उनकी एक बॉडी चलेंगे, लेकिन जो हिंदू बड़े टेम्पल हैं वो सरकार चलाएगी। नरेंद्र मोदी के बाद जो बड़ा काम है अगला कि सरकार को टेम्पल्स फ्री करने चाहिए। जो तिरुपति का पैसा है वो जैसे राम मंदिर है, राम मंदिर का पैसा एक प्राइवेट बोर्ड चलाता है, उसमें लोग हैं और उसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, भाई मुसलमानों के लिए मुस्लिम एक्ट होगा और बाकी कंट्री के लिए एक एक्ट होगा। वो भी बड़ा स्मार्ट है। क्रिमिनल में वो हमारा ही लॉ मानेंगे जो भारत का आईपीएस है, क्योंकि पता है क्रिमिनल लॉ शरिया मानेंगे तो उसमें तो बड़े खतरनाक है। नहीं। किसी में हाथ काट दिया, किसी में गला काट दिया, किसी में पैर काट दिया, वो भी पब्लिकली चाबुक पड़ रहे हैं, तो क्रिमिनल लॉ तो मानेंगे भारत का। हाँ, लेकिन जो पर्सनल लॉ है, क्योंकि वो मेल शॉविनिस्ट है पूरा कि वहाँ औरतों को बिल्कुल नीचे रखा गया, वहाँ मैं ट्रिपल तलाक बोल दूंगा, तो बल्कि ट्रिपल तलाक आते ही यूसीसी का पहला कदम तो बड़ा ही लिया गया, राइट। जैसे बाकियों के यहाँ डाइवोर्स होता है, आपके यहाँ भी ऑलमोस्ट वैसे ही होगा। तो यूसीसी तो कदम बढ़ चुका है। यूसीसी से बड़ी तो बल्कि यूसीसी तो टिपिकल सेकुलर लॉबी से आना चाहिए था कि भाई दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग रिलीजन बेस्ड लॉ क्यों होंगे, वो हटना चाहिए। तो मंदिर का कंट्रोल वापस आना चाहिए हिंदुओं के पास और यूसीसी आना चाहिए। ये तो भारत की सो कॉल्ड सेकुलर फैब्रिक के लिए भी अच्छा है, मेरे ख्याल से होगा। और दूसरी एक चीज़ है, आई थिंक माइनॉरिटी की डेफिनेशन स्टैब्लिश होनी चाहिए। मतलब 24 करोड़ पॉपुलेशन, 20 करोड़ पॉपुलेशन माइनॉरिटी नहीं हो सकती ना। जो यूएन के नॉर्म है वो भी 1%, 2%, 3% के लॉ हैं, राइट। मतलब आपके 15-18% होके आप ज्यू माइनॉरिटी हो सकता है, सिख माइनॉरिटी हो सकता है, बुद्धिस्ट लोग माइनॉरिटी हो सकते हैं, लिंग्विस्ट माइनॉरिटी हो सकता है जिसको प्रोटेक्शन चाहिए। आई डाउट कि जो 14%, 15% पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी किसी ग्लोबल डेफिनेशन से नहीं होती है। और हम जैसी माइनॉरिटी की डेफिनेशन चली जाएगी तो ये जो विक्टिम कार्ड है ये खेलना बंद हो जाएगा। तो और आपका जैसी कहना है मतलब है मुस्लिम्स को माइनॉरिटी कार्ड खेलने नहीं चाहिए और वो माइनॉरिटी स्टेटस डिजर्व नहीं करते। नहीं, डिजर्व नहीं करते। अब वो ट्रांसग्रेस कर चुके हैं उसके ऊपर से ना। आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे माइनॉरिटी बोल देंगे, राइट। और अगर माइनॉरिटी है तो कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी क्यों नहीं है? पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिंदू माइनॉरिटी क्यों नहीं है? पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी क्यों नहीं है जो माइनॉरिटी है? क्योंकि जो माइनॉरिटी का स्टेटस है वो नेशनली एलोकेट होता है। तो कश्मीर में भी जो माइनॉरिटी की स्कीम्स हैं वो मुसलमानों को मिलके नहीं, इमेजिन दैट। मतलब इससे बड़ा जोक हो सकता है क्या? नागालैंड जो पूरा क्रिश्चियन है उसमें भी जो माइनॉरिटी की स्कीम है वो क्रिश्चियन को मिलेगी, वहाँ के जो 4%, 10% हिंदू उसको नहीं मिलेगी। तो ये जो स्क्यूडनेस है ना, जिसके बारे में हमने कभी बात ही नहीं करी, जिसके बारे में हमने ये अच्छी बात नहीं है, ये तो सेकुलर फैब्रिक ख़राब कर देगा, तो गंगा जमनी तहजीब ख़राब कर देगा। औरंगज़ेब रोड आपको नाम रखना पड़ेगा, वो आपको काट के मार के चला गया, लेकिन आपको औरंगज़ेब नाम रखना, लेकिन उनको बुरा लगेगा। लेकिन नाउ वी शुड कॉल स्पेड अ स्पेड। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस पर, हमारे फिलोसफीज बहुत इंट्रिकेट हैं, बहुत इsoteric हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली डीप हैं, सब इज्जत करते हैं फिलोसफर्स, वेस्टर्न फिलोसफर्स भी इसको मानते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्रिटिसिज्म है इसके अगेंस्ट, हम कॉन्शियसनेस हैं और ये सब कुछ भ्रम है, ये सब आइडियाज जो हैं दे आर इनवर्ड लुकिंग एंड दे डोंट नेसेसरीली आस्क यू टू बी वेरी एंटरप्रेन्योरियल इन द आउटसाइड वर्ल्ड। और आज की डेट में जो प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए वो तो आउटसाइड वर्ल्ड में ही हैं, राइट। तो क्या ये दोनों अलाइन करते हैं आपस में? देख, हमारे यहाँ तो बड़ा बड़ा मतलब चीज़ें जैसे आपने कहा डुअल हैं। भारत में ही धार्मिक रूप से लक्ष्मी देवी की पूजा करी जाती है। हमारे यहाँ प्रॉस्परस होना अच्छा माना जाता है। हमारे यहाँ जो 4 हमारे पुरुषार्थ माने जाते हैं उसमें क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ उसमें है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब काम और अर्थ को अर्जित करो लेकिन धर्म से करो। और अगर आप धर्म से करो मतलब जिसमें आज हम CSR कहते हैं ना कि भाई आप पैसा कमाओ लेकिन सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करो, अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट मत करो, है ना। आप टैक्सेशन सरकार के लिए देते रहो ना, मतलब जो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे यहाँ पहले से नहीं था। और ये सब आप करेंगे तो नॉर्मल संसारिक जीवन करते करते भी आपको मोक्ष मिल जाएगा। आपको केवल सन्यासी होने की जरूरत नहीं है, जिसे हम गृहस्थ सन्यासी बोलते हैं। आप अपना जीवन बहुत अच्छे से जियो, आप अपने बच्चे पालो, अपना समाज देखो। तो हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको कॉन्फ्लिक्टिंग बनाना बड़ा आसान है। अरे आपकी लक्ष्मी की तरफ जाओगे कि आप धर्म की तरफ जाओगे। तो हिंदुइज्म कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, और कहाँ पे किसकी फिलॉसफी में कहा जाएगा कि कर लो और घी पियो, और कहाँ कहा जाएगा कि लक्ष्मी की पूजा होती है। हमारे तो त्यौहार है कि वो लक्ष्मी जी की पूजा। एक तो हमारे यहाँ फीमेल गॉड है, पूरे दुनिया में फीमेल गॉड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। वो हमको कहते हैं हम लोग मेल शॉपनिस्ट हैं। हमारे यहाँ तो फीमेल गॉड है। हमारे तो देवी के राम और शिव भी देवी की उपासना करते हैं, और साथ में हम लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं। लक्ष्मी तो हमारी बड़ी देवी है, दिवाली अभी खत्म हुई है, उसमें लक्ष्मी की पूजा होती है, धनतेरस से लेकर उसमें हमारे इवेंट होते हैं। तो हमने कहा प्रॉस्परस भी होंगे, प्रॉस्परस होते होते भी अर्थ की कामना करते करते भी हम धर्म के साथ अर्थ की कामना करेंगे और उसी के साथ हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं है।
मुझे लगता है शांतनु जी, एक तो मज़ा बहुत आया मुझसे बात करके। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो टीवी पे जाते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, लोग केवल पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं. वेरी फ्यू पीपल वांट टू इंडल्ज इन डीप फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशन. थैंक्स टू यू एंड कुडोस टू यू एंड योर ऑडियंस हु विल बी फॉलोइंग दिस कंटेंट. नहीं, आई थिंक थैंक्स टू यू बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनसे ये बात मैं कर पा रहा हूँ. हाँ, ये तो किताबें पढ़ के बैठ जाने वाली बात है, बट glad कोई itself. इनको एक कॉमन पब्लिक डिस्कोर्स में लाए कि भाई ये हमारी जिस चीज़ को हम सभ्यता बोलते हैं, विच इज़ नाउ जस्ट अ क्लीशेड वर्ड विच इज़ हॉलो ऑफ मीनिंग, Right. कोई अच्छे से उसको निकाल के ला पाए और राम को हमारी लाइफ में, रामायण को हमारी लाइफ में उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा पाए. बिल्कुल बिल्कुल. मेरी जो किताबें में एक रामायण पर किताब आ चुकी है और दो आने वाली हैं, दे आर ऑल की जो रामायण की फिलोसफी थी उसको आज अपनी फैमिली लाइफ में कैसे यूज़ करें, हमारे वो ब्रेकफास्ट कॉन्वर्जेशंस में, डिनर कॉन्वर्जेशन में कैसे रामायण महाभारत आ जाए. दैट विल बी माई अटेम्प्ट ऑफ माई फर्स्ट रामायण बुक एंड द फ्यूचर रामायण महाभारत. आई थिंक whatever कैपेसिटी फॉर व्हाट इट्स वर्थ, जितना हम इस डिस्कोर्स में ऐड करेंगे उतना अच्छा रहेगा. तो उसके लिए एक स्पेशल थैंक यू. थैंक यू, माय प्लेजर. नमस्ते.